इंडियन ब्रिटिशर्स का हेल्प। जो स्टाफ थे वो इंडियन ही थे, जो पुलिस और जो भी गार्ड वगैरह थे, तो वो सब अपनी अपनी हाथों की कलाइयाँ काटते हैं और उसका जो खून होता है उसको एक सिल्वर बाउल में डालते हैं और उसी में वो फिर शराब मिलाते हैं। और वो, क्योंकि उन्हें ये बात तो पता थी कि अगर ब्रिटिशर्स भाग गए तो यहाँ इंडियंस को बचाने वाला और कोई नहीं है। 40,000 इंडियन्स की डेथ हो जाती है। और इस बार का जो उनका डिमोनेटाइजेशन था वो वन ऑफ द मोस्ट बिजार डिमोनेटाइजेशन इन द वर्ल्ड की हिस्ट्री। जब वो वहाँ बर्मा में आए थे उस समय बर्मा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है। पुराने दिनों का ये गाना हम सभी ने सुना ही होगा, पर ये रंगून इतना फेमस क्यों था? क्या आपको पता है बर्मा वॉज पार्ट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज? क्या आपको पता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो फेमस डायलॉग, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये भी उन्होंने पहली बार रंगून में ही बोला था। रंगून जो कि कैपिटल ऑफ बर्मा, जिसको आज हम म्यांमार कहते हैं, इन द ईयर 1930 वहाँ की टोटल पॉपुलेशन 4 लाख थी। उसमें से मोर देन 2 लाख, मतलब कि आधी ज़्यादा जो आबादी थी वो इंडियंस की थी। वहाँ जो लैंग्वेजेस बोली जाती थी वो थी हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली, उड़िया, भोजपुरी एंड गुजराती। सो क्या है ये इंडियंस की कहानी, जिसको लोग कहते हैं बर्मिस इंडियन, जो इंडिया से रंगून और ऑल ओवर म्यांमार में फैल गए। उसके बाद क्या रही है उनकी स्टोरी, जो कि वो वापस आए मणिपुर के एक छोटे से शहर मोरे में। सो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ बर्मिस इंडियन, रंगून की कहानी, ब्रिटिश इंडिया की कहानी। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़ा सा पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी को। सो ये बर्मिस इंडियन की स्टोरी समझने के लिए हम थोड़ा सा क्विकली हिस्ट्री में जाते हैं। सो बाय द स्टार्ट ऑफ 19th सेंचुरी इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट्स ब्रिटिश के डायरेक्ट कंट्रोल में आ चुके थे, एक्सेप्ट फॉर प्रेजेंट डे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स लाइक अहोम किंगडम, मणिपुर, ये सब अभी भी इंडिपेंडेंट थे। और वहीं जो बर्मिस किंगडम था कोनबायुंग डायनेस्टी के अंदर, वो भी इंडिपेंडेंट था और उसको भी अपने बॉर्डर एक्सपैंड करने थे। तो सबसे पहले उसने अटैक करा सियाम डायनेस्टी पे, जो कि प्रेजेंट डे ऑफ थाईलैंड है, पर वहाँ पे वो अनसक्सेसफुल रहा। सियाम डायनेस्टी के अपने अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट के बाद अब बर्मिस किंगडम जो थी उसने अपना डायरेक्शन चेंज करा। अब वो वेस्टर्न साइड में अपना बॉर्डर एक्सपैंड करने लगी। तो सबसे पहले उसने अहोम किंगडम को अपने कंट्रोल में लिया। अरकन है, अरकन जो आज की डेट में हम रकाइन कहते हैं, उसके कोस्टल बेल्ट को अपने कंट्रोल में लिया। इसी बीच ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी और बर्मिस फोर्स है, इनके बीच डिस्प्यूट स्टार्ट हो गए, एक दूसरे के बॉर्डर को एंकोर्च कर रहे थे। और इसी बीच जो बर्मिस किंगडम है उन्होंने शाहपुरी, एक छोटा सा आइलैंड है, उसके ऊपर एंकोर्चमेंट कर लिया, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का बेस था। और इसी के साथ ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बर्मिस किंगडम के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दिया, जिसको हम फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर कहते हैं। ये लड़ाई 2 साल तक चली थी। इसमें ब्रिटिशर्स के 15,000 सोल्जर्स मारे गए थे और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो इकोनॉमी थी उसमें भी काफ़ी क्राइसिस आ गया था। और ये वॉर जब ख़त्म हुई 1826 में, इसको ट्रीटी ऑफ यानदाबो साइन कराया गया। विद द एंड ऑफ वॉर एंड विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ यानदाबो, बर्मिस किंगडम का जो एंड था वो स्टार्ट हो गया था, क्योंकि जो ट्रीटी ऑफ यानदाबो है उसके अकॉर्डिंग बर्मा को कसार, आसाम, अरकन, रकाइन, टेनरसिन, ये सारे एरिया छोड़ने पड़ेंगे और ये सारे एरिया आ जाएंगे डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। और ब्रिटिश एम्पायर ने इनके ऊपर इंडेमनिटी लगा दी थी, जो कि ब्रिटिशर्स का एक बहुत ही यूनिक आइडिया कह सकते हो पैसे लूटने का एशियन कंट्रीज़ में, कि किसी भी वॉर में वो जब जाएंगे और जब वॉर वो जीत जाएंगे तो हारने वाले जो किंगडम होगी, हारने वाले जो भी स्टेट होगी, उसके ऊपर वो फाइन थोप देते थे कि इस वॉर को लड़ने में हमारे इतने पैसे खर्च हुए, अरे ये तुम्हारी गलती के कारण ये वॉर हुआ है, तो इस वॉर के सारे कॉस्ट अब हम तुमसे वसूल करेंगे। तो ये जो कॉस्ट ऑफ द वॉर था इन्होंने लगाया 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग। ये जो 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की इंडेमनिटी जो रकम थी वो छोटी मोटी रकम नहीं थी, उस समय के हिसाब से यूरोप में भी काफ़ी बड़ी रकम मानी जाती थी।
और ये बर्मिस किंगडम के लिए बहुत बड़ी रकम इसलिए हो गई थी कि अगर आप इसको कायत में कन्वर्ट कर दो तो वो 10 मिलियन कायत हो जाता था। और 10 मिलियन कायत कितनी बड़ी रकम है इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हो कि उस समय एक एवरेज बर्मिस विलेजर की जो मंथली एक्सपेंस होती थी वो 1 कायत होती थी, और अब बर्मिस किंगडम को देना है 10 मिलियन कायत। तो इस इंडेमनिटी ने लगभग बैंकरप्सी पे ला दिया था बर्मिस किंगडम को। ट्रीटी ऑफ यंडावो के बाद अगले 20 साल तक बर्मिस किंगडम एंड ब्रिटिश एम्पायर के बीच कोई वॉर नहीं हुआ। हालांकि अब ब्रिटिश जो भी ट्रेडर्स मर्चेंट वगैरह थे वो अब आके बर्मा में ट्रेड करने लगे थे, और इन्हीं में से कुछ ट्रेडर्स ने ये कंप्लेंट पहुंचा दी गवर्नर जनरल ऑफ ब्रिटिश इंडिया लॉर्ड डलहौजी को कि जो बर्मिस किंग हैं उनका बिहेवियर हमारे साथ अच्छा नहीं होता। और जैसे ये खबर लॉर्ड डलहौजी को मिली उन्होंने और एक बार कंपनसेशन क्लेम कर दिया बर्मिस किंगडम पे, और उसी के साथ उन्होंने अटैक भी कर दिया बर्मिस किंगडम पे। और इट वाज द सेकंड अटैक ऑन बर्मिस किंगडम इन द ईयर 1852 दैट इज़ कॉल्ड सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर। और इस वॉर के बाद लोअर पार्ट ऑफ बर्मा, पेगू वगैरह अब डायरेक्ट अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर आ चुका था। और इसके बाद ही बर्मिस किंगडम को भी अब धीरे धीरे ये बात समझ में आ गई थी कि यहाँ ट्रेड करने नहीं आए हैं, ट्रेड सिर्फ बहाना है, और ये धीरे धीरे इनके ऊपर राज करने वाले हैं, जैसा कि ये इंडिया के ऊपर और बाकी जगहों में करते हुए आ रहे थे। आफ्टर सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर जो ब्रिटिशर्स थे अब वो काफ़ी एग्रेसिव हो चुके थे अपने अप्रोच में। अब जो भी एक्सप्लॉयटेशन था वो ऑलमोस्ट खुलेआम चालू हो गई थी, जैसा कि वो ऑलमोस्ट सारी जगह करते हैं जहाँ भी उनकी कॉलोनी इस्टेब्लिश्ड होने की होती है। पहले वो मर्चेंट बन के आते हैं, फिर धीरे धीरे करके जब उनके सोल्जर्स और जब वो इस्टेब्लिश्ड हो जाते हैं वो फुल ऑन कंट्रोल जमा लेते हैं। तो हालांकि अभी वो फुल ऑन कंट्रोल उन्होंने नहीं किया था पूरे बर्मा में, बट उनकी एग्रेसिवनेस काफ़ी चालू हो गई थी, एक्सप्लॉयटेशन काफ़ी चालू हो गया था। और इसी बीच ब्रिटिशर्स को एक खबर मिलती है कि जो प्रेजेंट किंग ऑफ बर्मा है टिबो, उनके फ्रेंच कॉलोनीज़ के साथ काफ़ी मीटिंग्स हो रही है। तो उन्हें इस बात का भी डर होने लगा कि कहीं अब फ्रेंच कॉलोनीज़ को यहाँ इस्टेब्लिश करना तो नहीं चाहते। अगर ऐसा होता तो वो क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाता बिटवीन फ्रेंच एंड द ब्रिटिशर्स। और इसी बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है विच कैन बी सेड एज द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ बर्मिस एम्पायर। इन 1885 देयर वाज ए कंपनी कॉल्ड बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। इस कंपनी के इंटरेस्ट काफ़ी चीज़ों में थे, जैसे टी, रबड़, ऑयल, टीक, जो सांगवान की लकड़ी होती है। सांगवान की लकड़ी काफ़ी फेमस और काफ़ी मात्रा में मिलती है बर्मा में। इवन आज की डेट में भी जो एरिया म्यांमार जो बर्मा का मणिपुर से लगा हुआ है वहाँ आज भी इलीगल सप्लाई ऑफ टीक वगैरह होती है, जो कि काफ़ी सस्ती और काफ़ी अच्छी क्वालिटी की होती है। तो इन सब चीज़ों में काफ़ी बड़ा इंटरेस्ट था इस बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन का। और बर्मिस किंगडम को ये पता चलता है कि वो जो जितना प्रोडक्शन होता है उनका उतना वो टैक्स नहीं देते हैं, जो कि अंडर रिपोर्टिंग ऑफ ऑल द प्रोडक्शन करते हैं। और उनके जो लोकल जो एम्प्लॉई थे लोकल बर्मिस, उनको वो सैलरी भी पूरी नहीं दे रहे। जब ये बात बर्मिस किंगडम को पता चलती है तो वो उनको दो बॉम्बे बर्मा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन के ऊपर फ़ाइन लगा देते हैं। और जैसे ही ये न्यूज़ मिलती है ब्रिटिश एम्पायर को, ब्रिटिश एम्पायर डिक्लेयर कर देता है वॉर बिटवीन ब्रिटिश एम्पायर एंड बर्मिस किंगडम। ये वॉर 7 नवंबर से लेकर 29 नवंबर तक चलती है। और 20-22 दिनों में ब्रिटिश ट्रूप एंटर कर जाती है मंडालय के एम्पायर में। उनके राजा को बंदी बना लिया जाता है, उनके राजा, उनकी क्वीन, उनकी 2 छोटी छोटी बच्चियों को बंदी बना के उनको एग्जाइल कर देते हैं रत्नागिरी में, जो कि प्रेजेंट डे ऑफ महाराष्ट्र है। हालांकि बाद में आगे चल के रत्नागिरी में ही टिबो जो किंग थे उनकी डेथ भी हो जाती है। खैर हम कहानी में वापस आते हैं। अब हो जाता है बाई दिसंबर Burma is under now direct control of British Empire, and by 1st of January 1886 Burma came under the British India. So अब बर्मा जो था ब्रिटिश इंडिया के अंदर आ चुका था, और यहीं से इंडियंस की कहानी चालू होती है, जो इंडियंस वहाँ गए थे, जो कि अब हम डिस्कस करेंगे। बर्मा में राइस की कल्टीवेशन काफ़ी समय से होती आ रही थी। वहाँ का जो लैंड है वो काफ़ी फर्टाइल है। और 1869 में जब सुएज कैनाल ओपन हुआ तो बर्मा से जो यूरोपियन मार्केट की दूरी थी वो हाफ हो गई। जो समय बर्मा को एक्सपोर्ट करने में लगते थे 4 दिन, तो अब वो 2 दिन में ही हो जा रहा था। तो बर्मा में राइस की कल्टीवेशन और ज़्यादा जोर पकड़ रही थी, और बहुत सारे लोग चाहिए थे वहाँ और राइस कल्टीवेशन में लगाने को, और साथ ही साथ एरिया ऑफ कल्टीवेशन बढ़ाने को। तो ब्रिटिशर्स ने किया कि इंडियंस जो भी लोग थे उनको यहाँ माइग्रेट करना स्टार्ट कर दिया। जो भी इंडियंस थे
बंगाल प्रेसिडेंसी से, मद्रास प्रेसिडेंसी से उनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ बसाना चालू कर दिया ताकि वो यहाँ ट्रेड करे, एग्रीकल्चर करे, सिविल सर्वेंट बने, डॉक्टर, पुलिस और अब जो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क थे वो सारे अब धीरे धीरे इंडियंस आके यहाँ बसने लगे और काम करने लगे। 1871 में ओनली 37,000 इंडियन थे लोअर बर्मा में, और यही नंबर बढ़ के 3 lakhs हो गए, फ्रॉम 37,000 टू 3 lakhs बाई द ईयर 1901। और ये सिर्फ लोअर बर्मा का नंबर है। पूरे बर्मा में बाई द ईयर ऑफ 1930 देयर वर मोर देन 10 lakhs इंडियंस। तो ये सब चीज़ें जो लोकल बर्मीज पॉपुलेशन थी उनको लग रहा था कि ये जो इंडियंस है वो उनकी जगह ले रहे हैं, बी इट जॉब हो या एग्रीकल्चर में हो, हर जगह इंडियंस आ रहे थे। तो ये जो सोशल हायरार्की जो बन गई थी वो ऐसी बन गई थी। और ब्रिटिशर्स में भी ऐसा ही कुछ था कि वो पहले इंडियंस को प्रेफरेंस देते थे, क्योंकि इंडियंस वो थे जिनको ऑर्डर्स लेने की ऑलरेडी आदत बन चुकी थी, क्योंकि इंडियंस के ऊपर ब्रिटिशर्स ने काफ़ी समय से हुकूमत करी थी। और ये जो बर्मीज पॉपुलेशन थी वो तो नई थी ब्रिटिशर्स के लिए, तो जो ब्रिटिशर्स की बहुत सारे चीज़ों को वो नहीं मानते थे, रेसिस्टेंस करते थे। तो इन सब चीज़ों से ब्रिटिशर्स के अंदर जो प्रेफरेंस थी वो ऐसी बन गई थी, फर्स्ट वो इंडियन, उसके बाद वो बर्मीज को देखते थे। जो भी जॉब वगैरह होती थी, कोई भी काम होता था ब्रिटिश एम्पायर में, वो सबसे पहले वो इंडियंस को देते थे, उसके बाद जो लोएस्ट प्रेफरेंस होती थी बर्मीज को मिलती थी। और इन सब चीज़ों के कारण बर्मीज जो लोकल पॉपुलेशन है उनके अंदर काफ़ी गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और इन्हीं सब माइग्रेशंस के बीच में एक तमिलनाडु में एक एरिया है जिसका नाम है चेट्टीनाड। वहाँ की एक कम्युनिटी होती है जिसे कहते हैं चेटियार, जिनका मेन काम है ट्रेडिंग का और पैसे को जो सूद पे पैसे देने का। उनका भी माइग्रेशन काफ़ी होता जा रहा था बर्मा में। ये चेट्टीनाड की जो कहानी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग, वो मैं आगे आपको बताऊंगा मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ। तो ये चेट्टीनाड जो कम्युनिटी थी वो भी धीरे धीरे बर्मा में चारों ओर अपने पैर जमाने लगी थी, और ये मोस्टली मनी लेंडर और फाइनेंसर्स थे। ड्यू टू इंक्रीज मैन पावर, बर्मा का जो राइस कल्टीवेशन था वो काफ़ी बढ़ता जा रहा था। इससे बर्मा की इकोनॉमी को काफ़ी फ़ायदा हो रहा था। यूरोपियन मार्केट में उनका माल पहुंच रहा था। जो लेबर थे यहाँ पे वो टी, रबड़ कुछ भी बना रहे थे तो यूरोपियन मार्केट में इजीली जा रहा था। तो बर्मा की इकोनॉमी को काफ़ी पैसा आने लगा था। तो बहुत सारी माइग्रेशन आ गई थी बर्मा के अंदर इंडियंस की, और जो भी इकोनॉमी में बढ़ावा हो रहा था, जैसा कि ब्रिटिशर्स करते सारा प्रॉफिट वो खुद ही रख रहे थे, तो जो लोकल पॉपुलेशन थी उनको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा था। और साथ ही साथ जो बर्मीज थे, लोकल बर्मीज, उनको इस बात का भी बड़ा गुस्सा आ रहा था कि जो इंडियंस ने ब्रिटिशर्स की काफ़ी हेल्प करी है, बी इट एंग्लो बर्मीज वार हो या जो भी यहाँ इस्टेब्लिशमेंट हो, ऑफिसेस हो, इन सब में इंडियंस काम कर रहे हैं। जो कि बर्मीज के अगेंस्ट में पॉलिसीज़ है उन सबको लगाने में इंडियन ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर लोकल जो बर्मीज पॉपुलेशन थी उनके अंदर काफ़ी गुस्सा आ रहा था। और बिकॉज ऑफ द डार्कर स्किन कलर ऑफ इंडियंस, उन्होंने इंडियंस को एक स्लैंग बोलना चालू कर दिया, काला, जो कि बर्मीज में कोला कहने लगे। तो जो इतने सारे इंडियन थे उनको स्लैंग में कोला कहने लगे। और इसी बीच जो चेटियार ब्राह्मण्स थे उन्होंने अपना मनी लेंडिंग बिजनेस स्टार्ट कर दिया। जो एग्रीकल्चर में जो इनिशियल पैसे चाहिए होते थे, जो भी गरीब किसान था, बीट बर्मीज हो या कोई भी हो, तो उनको लोन नहीं मिलता था। जो यूरोपियन बैंक्स थे, स्पेशली जो यूरोपियन बैंक्स लाइक चार्टेड एंड इम्पेरियल, वो उनको लोन नहीं देते थे। तो वो लोकल बर्मीज को लोन नहीं देते थे। तो चेटियार जो कम्युनिटी थी वो बैंक से लोन लेती थी। लेट सपोज आपको एग्जांपल मैं बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट रेट 25% पे उन्होंने बैंक से लोन ले लिया, और वही लोन वो जो एग्रीकल्चर के जो किसान थे गरीब, उनको 50 पैसे पे देने लगे। तो ये इंटरेस्ट उनकी ज़मीन के कागज़ लेके, कोलेट्रल लेके उनको इंटरेस्ट देने लगे। और जब कोई किसान उस इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाता था तो वो लैंड चेटियार की हो जाती थी। जो चेटियार का एक काइंड ऑफ ए बैंक बन गया था ऑल ओवर बर्मा में, इसे चेटियार बैंक कहा जाता था। और उनका सिस्टम काफ़ी सोफिस्टिकेटेड था। वो अपने पाई का काफ़ी अच्छा हिसाब रखते थे। कहा जाता है कि चेटियार के जो भी एजेंट्स काम करते थे ऑल ओवर बर्मा, वो शाम को सारा कलेक्शन ला के शाम के 7 बजे तक ऑफिस में देते थे, और उसकी चवन्नी तक की वो हिसाब रखते थे। और वो चवन्नी का हिसाब तब तक ऑफिस बंद नहीं करते थे, चाहे रात के 10 बजे, जब तक वो चवन्नी का भी हिसाब बराबर ना बैठा हो। तो इतना उनका जो सिस्टम था काफ़ी फुल प्रूफ था। और धीरे धीरे जो चेटियार ब्राह्मण थे वो धीरे धीरे बर्मा की बहुत सारी लैंड को वो ऑन करने लगे, क्योंकि जो गरीब किसान थे वो लोन हाई इंटरेस्ट रेट पे वो वापस नहीं कर पा रहे थे, या कभी फेमाइन आ गया, कभी उनकी फसल ख़राब हो गई। इन सब चीज़ों के कारण बहुत सारे जो लोकल लोग थे उनकी ज़मीनें उनके हाथों से जा रही थी,
और ये सब इंडियंस के थ्रू हो रहा था, तो उनको और गुस्सा इंडियंस पे आ रहा था। ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि बाय द ईयर 1936 आते आते तक बर्मा के जो एग्रीकल्चरल लैंड था, आधी ज़मीन इधर बैंक के पास चली गई थी या चेतियार के पास चली गई थी या मनी लेंडर के पास चली गई थी। बर्मा की टोटल आधी एग्रीकल्चरल ज़मीन इन लोगों के हाथ में चली गई थी। जो बर्मिस पॉपुलेशन था उनका गुस्सा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। ये जो बर्मिस का जो गुस्सा था वो धीरे धीरे राइट्स में बदलने लगा। पहला एक राइट्स हुआ था 1930 में, जो कि डॉकयार्ड में एट द टाइम ऑफ ग्रेट डिप्रेशन ये जो इंडियंस डॉकयार्ड में काम करते थे उन्होंने अपने वेज बढ़ाने की मांग कर दी। सो ब्रिटिशर्स ने वो मना कर दिया, उनके बदले वो लोकल बर्मिस पॉपुलेशन को ले आए। और जब लोकल बर्मिस पॉपुलेशन आई तो वहाँ कंजेशन काफ़ी बढ़ गया। तो इन सब चक्करों में ब्रिटिशर्स ने फिर से नेगोशिएट किया इंडियन से, उनकी वेज थोड़ी सी बढ़ा दी। तो इंडियंस वहाँ काम करने को तैयार हो गए। और जब बर्मिस वापस जाने लगे तो जो इंडियंस जो भी लेबर थे वहाँ चीयर करने लगे काफ़ी खुशी से। तो वहाँ पे बहुत बड़ा रायट हो गया, उसमें करीब 100 इंडियंस मारे गए, हज़ारों इंडियंस इंजर्ड हो गए। उसके बाद और एक राइट हुई जो जेल में हुई थी। उस जेल में मोस्टली जो स्टाफ थे वो इंडियन ही थे, जो पुलिस और जो भी गार्ड वगैरह थे। तो बर्मिस लोगों का यही मानना है कि जो इंडियन स्टाफ थे उन्होंने बड़ा बायसनेस करा और उन्होंने बर्मिस को स्पेशली मारा। तो उस राइट में भी इंडियंस काफ़ी की जान गई थी और धीरे धीरे राइट्स बढ़ते चले जा रहे थे ऑल ओवर द बर्मा। जो भी इंडियंस वगैरह थे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी बर्मन अपना गुस्सा दिखाई रहे थे, साथ ही साथ वो इंडियंस के ऊपर भी काफ़ी वायलेंट अटैक होने चालू हो गए थे। बर्मा का ब्रिटिश इंडिया का पार्ट बन जाने के बाद वहाँ माइग्रेशन काफ़ी तेज़ हो गई थी, बहुत सारे इंडियंस वहाँ जाने लगे थे। एक ऐसा समय आ गया था कि बर्मा का जो पोर्ट था वो वन ऑफ द बिजिएस्ट पोर्ट इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा था, सेकंड ओनली टू द न्यूयॉर्क। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई थी वो काफ़ी तेज़ हो रही थी, इंडिया में भी और रंगून बर्मा में भी। इसी में एक लीडर का नाम आता है जिनका नाम है औंग सान, जिन्हें फाउंडर ऑफ मॉडर्न डे बर्मा भी कहा जाता है, जिन्होंने आगे चल के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ बर्मा भी बनाई। ये वही लीडर है, जी हाँ, जिनकी बेटी औंग सान सू की है, जो कि एक बहुत बड़ी लीडर, नोबेल प्राइज़ विनर है, जो आज की डेट में हाउस अरेस्ट है। तो ये आते हैं और ये 1930 में ये ब्रिटिशर्स के साथ काफ़ी डिमांड्स करना चालू कर देते हैं, राइट्स करना चालू कर देते हैं। वो कहते हैं कि हम इंडियन से काफ़ी डिफरेंट है, डिफरेंट इन स्टॉक, डिफरेंट इन रिलीजन, डिफरेंट इन हिस्ट्री, डिफरेंट इन लैंग्वेज, हमारा सोशल सिस्टम, हमारा आउटलुक ऑफ लाइफ इंडियन से काफ़ी डिफरेंट है। तो हमें इंडिया में क्यों रखा जाएगा, जबकि हमारी पॉपुलेशन ओनली 13 मिलियन है और इंडियंस की पॉपुलेशन 247 मिलियन है। वो हमसे 700 माइल्स दूर रहते हैं, तो हमें कैसे पार्ट ऑफ इंडिया है। एंड एट द सेम टाइम इंडिया में भी इंडिपेंडेंस की जो लड़ाई थी वो काफ़ी तेज़ हो गई थी और ब्रिटिशर्स को भी ये लगा कि इंडियन और बर्मीस अगर मिलके हमारे साथ फाइट करेंगे तो उनको कंट्रोल करने में उन्हें भी काफ़ी दिक्कतें आएगी। तो फाइनली उनके प्रेशर में आके ब्रिटिशर्स ने 1 अप्रैल 1937 को बर्मा को एज ए सेपरेट नेशन डिक्लेयर कर दिया। अब बर्मा एक सेपरेट नेशन है अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल और इंडिया भी उस समय ब्रिटिश कंट्रोल में था। तो अब बर्मा के सेपरेट कंट्री डिक्लेयर होते ही बर्मा में जो बर्मा इज़ फॉर बर्मीज, वी आर द लोकल पीपल, ये वाले जो सेंटिमेंट्स थे वो काफ़ी तेज़ हो गए थे। और जो इंडियन कम्युनिटी वहाँ रहती थी, कुछ तो 100 साल पहले आए थे, कुछ 50 साल पहले आए थे, जो फर्स्ट एंग्लो बर्मिस वॉर के बाद, कुछ सेकेंड एंग्लो बर्मिस वॉर के बाद, कुछ 1920-30 में आए थे। तो उनके साथ भी थोड़ी सी डिफरेंसेस चालू हो गई थी, पर वो अपना बिजनेस वगैरह कंटिन्यू कर रहे थे। ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो ओनांग थे वो जाके जापानीज़ के साथ एक डील कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम तुम्हारी ब्रिटिशर्स के साथ वॉर में साथ दे देंगे, बदले में आफ्टर द वॉर तुम हमें इंडिपेंडेंस दे देना। जापानीज़ को ये डील मंजूर हो जाती है और ओनांग अपने साथ और 29 रेवोल्यूशनरी लीडर्स को अपने साथ ले जाते हैं हाइनन आइलैंड में, जो कि जापान के कंट्रोल में थी। और वहाँ पे वो जाके खूब ट्रेनिंग वगैरह करते हैं, हथियारों की ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं। आफ्टर देयर ट्रेनिंग इन हाइनान जो औसांग होते हैं और उनके साथ जो 29 रेवोल्यूशनरी लीडर्स होते हैं वो इनॉग्रेट करते हैं बर्मिस इंडिपेंडेंस आर्मी का, जिसमें उन्होंने 3500 सोल्जर्स रिक्रूट कर लिए थे। और इसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होता है उसमें उस इवेंट में वो बर्मिस की एक ट्रेडिशनल सेरेमनी करते हैं, जिसमें होता है जिसको कहते हैं ब्लड ड्रिंकिंग सेरेमनी। उसमें जो ऑल टोटल 30 लीडर्स होते हैं वो सब अपनी अपनी हाथों की कलाइयाँ काटते हैं और उसका जो खून होता है उसको एक सिल्वर बाउल में डालते हैं और उसमें वो फिर शराब मिलाते हैं और वो सारे 300 लीडर्स जो होते हैं वो सारे उस शराब को पीते हैं एंड प्लेज करते हैं अपनी लॉयल्टी एंड कॉमरेडशिप टू ईच अदर एंड फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बर्मा।
Finally, in December 1941, जापान स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन एंड अमेरिका, और वो बर्मा के अंदर अटैक स्टार्ट कर देता है। और जब वो बर्मा के अंदर अटैक करता है तो अउ सांग की जो बर्मिस इंडिपेंडेंट आर्मी होती है वो भी उनका साथ देती है, और धीरे धीरे करके बर्मा के काफ़ी अंदर आ जाते हैं। बहुत जगह वो मार काट मचाते हैं, ब्रिटिशर्स को मार के भगाते हैं। उसी बीच वो इंडियंस को भी मार रहे होते हैं। इंडियंस की दुकानें, इंडियंस के घर जला दिए जाते हैं, इंडियंस को मारा जाता है। और ब्रिटिशर्स जो थे वो उनकी स्ट्रेटेजी फेलियर हो जाती है, उनकी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम हो जाती है। वो ब्रिटिशर्स जापानीज़ फोर्सेस के आगे टिक नहीं पाते। उनको ये बात समझ में आ जाती है कि जापानीज़ फोर्सेस आर वेरी स्ट्रॉन्ग और वो अभी इस लड़ाई को जीत नहीं पाएंगे। और धीरे धीरे करते हुए जब वार जब फैलने लगता है तो जो जापानीज़ आर्मी होती है वो रंगून के एकदम सामने आ जाती है और वो रंगून पे बम्बार्डमेंट स्टार्ट कर देती है। अब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगता है कि अभी तो उन्हें छोड़ के भागना ही पड़ेगा ये वॉर, और वो जाके इंडिया की तरफ भागने की तैयारी करते हैं। और जैसे ही ये खबर इंडियंस को पता चलती है कि ब्रिटिशर्स भागने वाले हैं जापानीज़ के डर से, तो उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो क्या करेंगे, क्योंकि उन्हें ये बात तो पता थी कि अगर ब्रिटिशर्स भाग गए तो यहाँ इंडियंस को बचाने वाला और कोई नहीं है। क्योंकि जो भी बर्मिस इंडिपेंडेंट आर्मी की जो भी सेना आ रही थी, जापानीज़ आ रहे थे, वो तो ब्रिटिशर्स को मार ही रहे थे, पर वो बर्मिस जो BIA वाले सोल्जर्स थे वो अपने इंडियंस के ऊपर अपना गुस्सा काफ़ी उतार रहे थे। उनको ये बात का बड़ा गुस्सा था उनके ऊपर कि जब ब्रिटिशर्स ने इनके ऊपर राज किया तो इनको जो जिन्होंने हेल्प करी वो सारे इंडियंस ही। फाइनली जापानीज़ आर्मी रंगून के अंदर एंटर कर जाती है। यहाँ भी वो खूब बम्बार्डमेंट कर देते हैं, रंगून शहर पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं और ब्रिटिशर्स अब रंगून छोड़ के जाने लगे। पर कहते हैं ना, ब्रिटिशर्स कभी किसी के नहीं हुए, उनको सिर्फ राज करना था, बी इट इंडिया और कहीं भी। उनको हमेशा अपना फ़ायदा देखना था। तो उन्होंने जाने से पहले उनके दिमाग में आया कि अगर हम अभी चले गए और वॉर ख़त्म हो जाने के बाद दोबारा अगर ये बर्मा के ऊपर फिर से उन्हें अगर राज करने का मौका मिले तो इनके वर्कर्स कहाँ से आएंगे। तो मेक श्योर करते कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस यहीं रह जाए। तो वो क्या करते, जिस शिप जहाज़ पानी के जहाज़ से वो जा रहे होते हैं इंडिया की तरफ, वहाँ वो उस शिप में वो इंडियंस को टिकट बेचना अलाउ नहीं करते, टिकट्स के दाम बढ़ा देते हैं। और उस शिप में सिर्फ यूरोपियंस एंड ब्रिटिशर्स सिर्फ जा रहे थे इंडिया की ओर। उसके बाद पैदल रूट भी था। जो पैदल रूट था उसमें भी उन्होंने 2 रूट्स बना दिए थे, एक ब्लैक रूट और एक वाइट रूट। वाइट रूट में रात को सोने के लिए कैंप था, खाने के लिए खाना था, पीने के लिए पानी था, और जो ब्लैक रूट था उसमें ऐसा कुछ नहीं था। तो फाइनली जब ब्रिटिशर्स भागने लगे तो इंडियंस को अब समझ में आ गया था कि अब इन्हें भी अपनी जान बचा के खुद ही भागना पड़ेगा, ब्रिटिशर्स तो इनकी कोई हेल्प नहीं करने वाले। 5 लाख इंडियंस वो स्टार्ट कर देते अपनी जर्नी पैदल मणिपुर की ओर, आसाम की ओर। और ये जर्नी थी 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा की, जंगलों के बीच से नदियों को पार करते हुए। कॉलेरा, डिसेंट्री, खाने की कमी, छोटे बच्चे, बूढ़े, औरतें सारे पैदल चलने चालू हो जाते हैं। जंगली जानवर का डर। आउट ऑफ 5 लाख 40,000 इंडियंस की डेथ हो जाती है। और वही जो इंडियंस पहुंचते हैं वो कुछ डिब्रूगढ़ पहुंचते हैं, कोई मोरे पहुंचता है, कोई म्यांमार पहुंचता है। इन्हीं सब के बीच में हमारे पुराने ज़माने की जो एक्ट्रेस हेलन थी वो भी काफ़ी छोटी थी, वो भी अपनी माँ और अपने ब्रदर्स के साथ पैदल कई महीने चलने के बाद डिब्रूगढ़ पहुंचती है। डिब्रूगढ़ से वो फाइनली कलकत्ता चली जाती है। उनके ब्रदर की मौत भी हो जाती है। सो ये जर्नी जो इंडियंस की थी फ्रॉम म्यांमार रंगून टू नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिकल जर्नी ऑफ ह्यूमन इन द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड, इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जर्नी में कई सारे लोगों ने अपना घर बार, कई सालों की मेहनत की कमाई हुई रोजी रोटी, दुकान, घर, शॉप्स और उनकी नौकरियाँ, बहुत सारी चीज़ें वो छोड़ के इंडियंस वापस आ गए मोरे में। बहुत सारे छोड़ के आसाम आ गए और यहाँ से इंडिया के डिफरेंट दूसरे शहरों में चले गए। अभी भी आप देखते हो इंडिया के बहुत सारे शहरों में बर्मा बाज़ार है, ये उन्हीं का बसाया हुआ बाज़ार है जो रिफ्यूजी आए थे। और उनकी कंडीशन सच में बहुत ख़राब होगी। और जो 1942 एंड 1945 के बीच का जो समय था जिसमें जापानीज़ ने राज किया बर्मा के ऊपर, उस समय का जो समय था उसमें कहते हैं इंडियंस के लिए सबसे बुरा समय वही था कि उस समय जो बर्मिस नेशनलिटी वाली जो इशू था वो काफ़ी उठा। और उसमें जो चेतियार्स थे उनको मारा जाने लगा। इंडियन जो गवर्नमेंट में काम कर रहे थे, जो सरकारी जॉब में थे, उनको हटाया जाने लगा, उनकी दुकानें छीन ली गई।
और ये बहुत ही ट्रेजिकल था इसके बारे में। यही है हिस्ट्री इंडियंस की जो बर्मा और रंगून में थे। सेकेंड वर्ल्ड वार के चलते हुए 2-3 साल हो जाते हैं। फाइनली इन द ईयर 1944 ब्रिटिश अगेन स्टार्टेड वॉर अगेंस्ट जापानीज़ आर्मी विथ फुल फोर्स, और इस बार जापानीज़ आर्मी कमज़ोर पड़ जाती है ब्रिटिशर्स के आगे। और ये बात ओंगनांग को समझ में आ जाती है कि इस बार ब्रिटिशर्स जीतेंगे, तो वो जाके फिर से दोबारा अपनी साइड चेंज कर लेते हैं। वो जाके डील करते हैं ब्रिटिशर्स के साथ कि इस बार इस वॉर में मैं ब्रिटिशर्स का साथ दूंगा और मैं जापानीज़ के अगेंस्ट में लड़ूंगा। आप बर्मा की इंडिपेंडेंस में दिला देना आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फाइनली वॉर ख़त्म हो जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के 2-3 साल बाद on 4th of January 1948 बर्मा बिकम एन इंडिपेंडेंट नेशन। फाइनली इंडिपेंडेंट बर्मा में इलेक्शंस होते हैं, वहाँ नई सरकारें बनती हैं, नए प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं, और अब जो रूल्स पास होते हैं वो प्रो बर्मिस होते हैं, और जो इंडियंस होते हैं वो उनके काफ़ी अगेंस्ट में होते हैं। बहुत सारे इंडियन जो वहाँ रह रहे थे उन्हें समझ में नहीं आता कि आखिर वो बर्मा का सिटीजन है कि वो इंडियन सिटीजन है, क्योंकि बर्मा उन्हें एलियन रेसिडेंट डिक्लेयर कर चुका है, और इंडिया अगर वो जाते हैं तो इन्हें वो सारी जो फैसिलिटी जो इनके जो वो डिज़र्व करते हैं, इंडिया वहाँ रिफ्यूजी स्टेटस मिल रहा है, इंडिया में कोई उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। तो ये जो इंडियन थे वो काफ़ी कंफ्यूज थे। इसी बीच बर्मा ने सिटीजनशिप अलाउ करा। उन्होंने एप्लीकेशन कहा कि एप्लीकेशन अलाउ करते हैं जो भी यहाँ बर्मा रेसिडेंट है और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं, और इंडियंस ने बर्मी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। 4 लाख इंडियंस ने बर्मी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। उसमें से सिर्फ 10,000 लोगों को सिटीजनशिप मिली, बाकी सबको फ्रिवलेस रीज़न के कारण रिजेक्ट कर दिया गया। और बर्मा में अभी बहुत सारे ऐसे लॉज पास होते जा रहे थे जिसमें इंडियंस को काफ़ी नुकसान हो रहा था, बी पॉलिटिकली, सोशली, फाइनेंशियली। और इन द ईयर 1958 वहाँ जो प्राइम मिनिस्टर यूनू थे उनकी सरकार का नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और उनकी सरकार गिर गई। तो वहाँ एक जनरल थे, जनरल नेविन को 2 साल के लिए सरकार एज ए केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। 2 साल केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद नेविन ने फिर से इलेक्शन करवाए और दोबारा इलेक्शन में फिर से यूनू प्राइम मिनिस्टर बन गए। इन द ईयर 1960 यूनू प्राइम मिनिस्टर बन गए, बट आफ्टर 2 years जनरल नेविन ने कूप कर दिया अपनी गवर्नमेंट पे। Prime Minister Unu, the Union of Burma no longer requires your services. और वो वहाँ के मिलिट्री रूलर, डी फैक्टो रूलर बन गए और वो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बन गए। उनकी एक पार्टी थी यूनियन रेवोल्यूशनरी काउंसिल, उसके जो भी लीडर्स थे उनको उन्होंने पावरफुल पोजीशन में प्लेस कर दिया। और ये जनरल नेविन उन्हीं लीडर में से एक थे जो बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ बर्मा ओंग सान के साथ हाइनान में ट्रेनिंग करने गए थे, जिस जापानीज़ फोर्सेस के साथ 30 रेवोल्यूशनरी कमांडर्स जो गए थे। जनरल नेविन का जो राज था, उनकी रूलिंग में इंडियंस की तो हालत, सिचुएशन ख़राब हुई, साथ ही साथ जो ओवरऑल म्यांमार की सिचुएशन थी वो और बुरी हो गई। सबसे पहले 1962 उनके कूप के बाद सबसे पहले उन्होंने स्टार्ट किया बर्मीज वे ऑफ सोशलिज्म। उसमें उन्होंने जितनी फैक्ट्रियाँ, शॉप, जो भी बिज़नेस वगैरह था, सब कुछ नेशनलाइज कर दिया। रातों रात सारी चीज़ें नेशनलाइज हो गई, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गया। इंपोर्ट सारे बंद कर दिए ताकि इकोनॉमी को बढ़ावा मिल सके। जब इंपोर्ट सारे बंद हो गए तो जो छोटी से छोटी चीज़ जो बर्मीज़ को चाहिए वो सारे वो स्मगल होने लगे। जब स्मगल होने लगे तो उनकी इकोनॉमी पे असर पड़ गया। और जब इन्होंने सारी फैक्ट्रियाँ सब कुछ नेशनलाइज कर दिया, रातों रात सब जगह ताले पड़ गए सबकी इस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री वगैरह पे। तो इससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ उनकी इकोनॉमी पे पड़ा। और इसी बीच बहुत सारे इंडियन जो थे इन 1962 उनको भी समझ में आ चुका था कि यहाँ अब बहुत कुछ रखा नहीं है। तो बहुत सारे इंडियंस, और वहीं पे जो इंडियंस थे उनको उन्होंने, जो इंडियंस अपने घर पैसे भेजते थे, जो इंडिया में उनकी फैमिली वगैरह को पैसा भेजते, उस पर भी उन्होंने लिमिट लगा दी कि पहले जैसे 2,000-2,500 बर्मीज़ कायद भेज सकते थे, अब वो 200 बर्मीज़ कायद पर मंथ से ज़्यादा नहीं भेज सकेंगे। इन सब रूल्स और बहुत सारे ऐसे रूल्स आ गए कि कोई फॉरेनर विजिट नहीं कर सकता बर्मा में 3 दिन से ज़्यादा के लिए।
और उन्होंने आउटसाइड वर्ल्ड से ऑलमोस्ट सारे कम्युनिकेशन कट ऑफ कर दिए। इन सब चीज़ों से हुआ ये कि बर्मा की इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई और बहुत सारे इंडियंस बर्मा छोड़ के फिर से दोबारा वापस चले गए और सारे इस्टेब्लिशमेंट एंड फैक्ट्रीज़ को नेशनलाइज करने के बाद उनका जो दूसरा स्टेप जो था वो था डीमोनेटाइजेशन इन द ईयर 1964। उसमें उन्होंने रातों रात 50 and 100 बर्मीज कायद के नोट को इलीगल टेंडर घोषित कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जिसके पास भी 500 कायद और मोर देन 4000 कायद है उनके ऊपर स्क्रूटनी होगी, उनको रीइंबर्समेंट मिलेगा, उनको सेंटर्स में जाके अपने पैसे बदलवाने हैं। उनका मेन एम यही था कि जो भी इंडियन और चाइनीज़ है, जो भी ब्लैक मार्केटर है, उनसे ये सारे पैसे वापस निकल जाएंगे। पर जो उन्होंने टाइम बाउंड रखा था कि इतने दिनों के अंदर पैसा मिल जाएगा जब आप अपने नोट को सरेंडर करेंगे, वो कंप्लीट फेलियर हो गया था। वहाँ की मार्केट में बिज़ार सिचुएशन हो गई थी, लोगों का कायद से विश्वास उठने लगा था और इट वॉज ए कंप्लीट फेलियर। और बहुत सारे ब्लैक मार्केटर्स होल्डर्स ने, क्योंकि जनरल नेविन के तौर तरीक़ों को जो जानते थे, उन्होंने नोट वापस भी नहीं करे। 1964 के बाद उन्होंने दोबारा डिमोनेटाइजेशन कर दिया 100, 50 एंड 20 के बर्मीज कायद का। और इस बार जो उन्होंने डेडलाइन दिया था कि इतने दिनों तक जो भी नोट बैंक के पास जाएंगे, एक्सचेंज होंगे, उसमें से ओनली 25% ऑफ द मनी सरकार वापस कर पाई। इससे लोगों का कायद के ऊपर से विश्वास उठने लगा था मार्केट में और पूरे वर्ल्ड में। बर्मा की जो इकोनॉमी थी, बर्मा की वैल्यू करेंसी की थी, वो गिरने लगी और सिचुएशन और बुरी होने लगी। फिर आया ईयर 1987 और इस बार का जो उनका डिमोनेटाइजेशन था वो वन ऑफ द मोस्ट बिज़ार डिमोनेटाइजेशन इन द वर्ल्ड की हिस्ट्री में आपने सुना होगा। इस बार उन्होंने 25, 35 एंड 75 के जो कायद्स थे उनको इन्होंने इलीगल टेंडर घोषित कर दिया। और इस बार उन्होंने प्रिंट करा 45 कायद एंड 90 कायद। 45 कायद और 90 कायद इसलिए क्योंकि जनरल नेविन का जो लकी नंबर था वो 9 था, तो वो ऐसे नंबर मार्केट में लाए जो मल्टीप्लाई बाई 9 हो और एंड डिवाइडेड बाई 9 हो। इस थर्ड डेमोनेटाइजेशन से लोगों का गुस्सा सड़कों पे आ चुका था और उनको अब जनरल नेविन की कोई भी पॉलिसी के ऊपर कोई भरोसा ना रहा और वो सड़कों पे उतर आए थे। रंगून यूनिवर्सिटी में जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने तो राइट स्टार्ट कर दिया पूरे शहर में, क्योंकि उनके सारे पैसे डिमोनेटाइज हो गए थे और उनके पास अब घर जाने का भी पैसे नहीं बचे थे। तो गवर्नर ने सबसे पहले उनको नोट्स दिए, उनको घर पहुंचाया बसों में बैठा के, ताकि ये शहर के अंदर आगजनी और राइट्स ना पैदा करे। फाइनली वहाँ की जनता जनरल नेविन की पॉलिसी से तंग आके वहाँ राइट हुआ 1988 में, जिसको 8888 अपराइजिंग कहा जाता है। और वो राइट्स इतने बढ़ गए पूरे म्यांमार में कि फाइनली जनरल नेविन को अपनी पोजीशन से रिज़ाइन देना पड़ा। और इसी के साथ ही जनरल नेविन का एपिसोड भी ख़त्म हो गया। इस पूरी जर्नी में जो इंडियंस थे उन्होंने बहुत कुछ देखा। पहले वो बर्मा गए ब्रिटिशर्स के साथ, वहाँ ब्रिटिशर्स उनको ले गए, वहाँ उन्होंने काम करा, मेहनत करा, पैसे लगाए, लैंडलॉर्ड बने, अच्छे क्लासेस में पहुँच गए, बीट ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ब्रिटिश सोल्जर। वहाँ जो चेतियार्स थे उन्होंने बहुत मनी, फेम, इज्जत कमाई। जो वहाँ किसान गए थे, गरीब मजदूर गए थे, उन्होंने भी अपना ज़िंदगी बहुत अच्छी बना ली बर्मा जाने के बाद। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सब ख़त्म हो गया। उसके बाद जो बचा कुचा था वो जनरल नेविन के कारण ख़त्म हो गया। उसके बाद बर्मा गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ऐसी बनी कि न वो इंडिया के रहे ना वो बर्मा के रहे। तो जो इंडियंस है उन्होंने काफ़ी सफ़र किया है और वो आज भी कर रहे हैं। आज भी जो बर्मा में इंडियंस है वो बहुत सफ़र करते हैं। जो इंडियंस हैं वो आज भी होप करते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट उनके लिए कुछ करेगी, उनके लिए कोई लॉज लाएगी, या वो बर्मा की गवर्नमेंट से बातें करेंगे फॉर उनके राइट्स के लिए, उनका जो लीगल स्टेटस है उसके लिए। और साथ ही वो बर्मीज गवर्नमेंट से भी एक्सपेक्ट करती है कि वो उनके लिए कुछ करे, क्योंकि वो कई साल पहले यहाँ आए थे और जब वो वहाँ बर्मा में आए थे उस समय बर्मा इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था। और वहाँ उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी। पूरी ज़िंदगी गुजारने के बाद फिर से जब बर्मा इंडिपेंडेंट नेशन हो गया तो उसमें इनकी कोई गलती नहीं थी। ये कहाँ जाए इनको कुछ समझ में नहीं आया। उस समय वॉर चल रहा था, उस समय इंडिया भी नया इंडिपेंडेंट नेशन बना था। जिस तरह
इन लोगों के पास ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, ज़्यादा रिसोर्स नहीं थे, ज़्यादा मैन पावर या मनी नहीं थी। उसी तरह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास भी ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको अभी भी देखा जा सकता है, अभी भी उनके लिए कुछ किया जा सकता है। सो यही है बर्मिस इंडियन की स्टोरी। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।